हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत सामान्य परिचय। ठीक है, हम भारत का जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज जो हम सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है, किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण भारत को आर्यवृत्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में भी जो था भारत को किस नाम से जानते थे? आर्यवृत्त के नाम से। ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान का नाम दिया। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा यूनानियों ने इंडोस और इस देश को क्या नाम दिया? इंडिया कहा। यही देश विश्व में आज भारत के नाम से विख्यात है। तो मतलब अलग अलग लोगों ने जो था इसे अलग अलग नाम दिए और आज जो इसका नाम है वो है भारत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्यवृत्त कहा गया, फिर भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये अलग अलग नाम जो थे भारत को दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भारत है वो किस अक्षांश पे स्थित है और किस देशांतरीय रेखा पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक विस्तार है, इसका जो उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है वो है दक्षिण से ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, फिर इसका उत्तरतम बिंदु पूछा जा सकता है, तो ये है इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में ये पर्टिकुलर जगह भी पूछ सकता है कि इंदिरा कोल कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। ओके, नीचे अगर आप बात करेंगे जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। अब ये याद रखिए, मुख्य भूमिका। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वो तो इंदिरा पॉइंट है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो वो कन्याकुमारी है, जिसको केप कमोरिन भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओके, तो ये याद रखिए, उत्तरी अक्षांश पर जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। फिर बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। तो ये इसका जो विस्तार है पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार है। ओके, फिर इसका पश्चिमतम बिंदु पूछा जा सकता है, तो वो है गौर माता गुजरात। ठीक है, गुजरात में गौर माता जगह है कोई, ये पश्चिमतम बिंदु है। और पूर्व में अगर हम बात करें तो किबुथु जो है इसका पूर्वतम बिंदु है और किबुथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर बात आती है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो विस्तार है ये कितने किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है ज़्यादा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कम है। ओके, फिर आप देखेंगे कि इसके जो है पड़ोसी देश भी इसमें दिए गए हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ओके, बांग्लादेश है इधर, ये म्यांमार हो गया है। ठीक है, तो कितने देशों के साथ लगती है सीमा? 7 जो है देशों के साथ लगती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत जो है सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किस देश के साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है, 4096। ओके, उसके बाद चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, आगे फिर नेपाल है, भूटान है। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो वो अफगानिस्तान के साथ है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ओके, एक इनका क्रम भी जो है आप याद रखिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो है अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर जो है दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इधर अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, जिस और तटरेखा जो है कितनी लंबी है भारत की? 7516.6 किलोमीटर है। तो ये मेन पॉइंट इसमें दिए गए थे। अब जो है इनको थोड़ा डिटेल में जानते देखिए।
भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो ये हमने जो है इससे पहले जब अक्षांश और देशांतर हम पढ़ रहे थे तो हमने पूरा मैप देखा था कि भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, भारत की जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। ओके, फिर आता है भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको केप कमोरिन भी कहा जाता है, ये है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, कहां पर, अरब सागर में स्थित है। तो ये इनकी जगह याद रखिए, बंगाल की खाड़ी में कहां पर है, दक्षिण पूर्व में है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर बात आती है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिण बिंदु है। अब ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कितने अक्षांश पर स्थित है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। ओके, जो दक्षिण पॉइंट है ये जो था 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी पूछी जाती है कि जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं देश की चतुर्दिक सीमा बिंदु, अंतिम सीमा बिंदु। ओके, देखिए दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप में, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में, पश्चिमोत्तर गोरमाता या गुहार मोती गुजरात में है, पूर्वोत्तम जो है किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है वो कन्याकुमारी में, तमिलनाडु, केप कमोरिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, ये बस आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मीन्स जो है कौन सी रेखा जो है भारत के बीच से गुजरती है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से, और ये 5 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये देखते हैं, देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुजरात है, गुजरात से फिर राजस्थान, एमपी, ठीक है, एमपी के बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 राज्य जो हो जाएंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, कुछ हिस्सा आई थिंक 36, एक मिनट, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। ओके सॉरी, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये नीचे जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो कवर करता है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, छत्तीसगढ़ जो है आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ का एरिया जो है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का एरिया जो है ऊपर देख रहे हैं आप, ये कवर हो रहा है, तो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्य ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और 1 डिग्री देशांतरित दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है, उसको 4 मिनट का टाइम लगता है। फिर बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा कहा जाता है, और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो है ये रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो लिया गया है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे। एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आपसे ग्रीनविच से पूछा जाता है तो भारत का टाइम कितना आगे है, 5.5 घंटे। लेकिन यही चीज़ अगर वो आपसे पूछे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, उससे कितना आगे है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री पर है, 180 डिग्री पे है, तो भारत का जो टाइम है उससे आगे है, 6 घंटे आगे है।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं भारत की सीमाओं की। तो भारत की गणना एशिया के गैर स्थलरुद्ध देशों में की जाती है। मीन्स जो भारत की सीमा है वो स्थलीय के साथ साथ जलीय सीमा का भी उसमें विस्तार है, जलीय सीमा भी जो है लगती है। ओके, तो पढ़ते देखिए, भारतीय सीमाओं को दो भागों में आप बांट सकते हैं, स्थल सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा भी दो है, एक तटीय सीमा है तो दूसरी समुद्री सीमा है। तटीय सीमा में मुख्य भूमि भी है और द्वीप भी है। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो ये बात कह रहा है, जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। टोटल जो स्थलीय सीमा है कितनी है, 15,200 है। फिर बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के साथ साथ उत्तर पश्चिम, उत्तर व पूर्व में नवीनतम फलित पर्वत भी हैं। फिर भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर हम उसमें द्वीप वगैरह को भी शामिल कर लेते हैं तो भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई हो जाती है, टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516 हो जाती है। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा की लंबाई है तो वो तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन आपसे टोटल पूछा जाए भारत की जो है भारत की जो तटीय रेखा की कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार समुद्र तट से कुल 200 समुद्री मील तक है। जो भारत की समुद्री सीमा है, ये वाली जो समुद्री सीमा, तटीय सीमा की तो बात हो गई। देखिए, तटीय सीमा में हमने मुख्य भूमि पढ़ा, कितनी किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर की है। लेकिन द्वीपों को भी अगर ऐड कर ले तो कितने की है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, फिर बात करते हैं समुद्री सीमा की, तो ये कितनी है, 200 मील तक है। ठीक है, 200 समुद्री मील, नॉटिकल मील तक है। इस विशाल समुद्री सीमा का विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया है। ओके, इसका भी जो समुद्री सीमा है 200 नॉटिकल मील तक, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक है प्रादेशिक जलीय सीमा। ओके, ये कितनी है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, 12 है मतलब इसकी वो। संलग्न क्षेत्रमंडल की अगर हम बात करें तो ये 12 से 24 समुद्री मील तक, और अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार जो है 24 से 200 समुद्री मील के बीच में स्थित है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। देखिए, स्थलीय सीमा कितनी थी, 15,200 किलोमीटर थी। तटीय सीमा में अगर बात करें मुख्य भूमि और द्वीप है तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर कितनी है, 7516.6 है। और समुद्री सीमा कितनी है, 200 है, जिसमें भी 3 भाग कर दिए गए हैं। एक 12 है जो प्रादेशिक है, उसके बाद 24 से 12 से 24 है जो कि संलग्न क्षेत्रमंडल और अन्य आर्थिक में 24 से 200 समुद्री मील के बीच स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समुद्री तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुजरात है, जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ओके, इसको देखने से पहले थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा जो क्या है, अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। बिल्कुल, तटीय सीमा रेखा 7,000 कुछ है और जो इसकी स्थलीय सीमा है वो 15,000, तो डबल तो होगी ही। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसमें भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, तो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आता है कि भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तट रेखा ही दिखाई गई है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। अब ये भी पूछा जा सकता है कितनी है, तो 1214 किलोमीटर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे धीरे धीरे इधर दमन और दीव है 42 है, महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर है, गोवा की 101 किलोमीटर है, कर्नाटक की 208 किलोमीटर है, केरल की 569 है, लक्षद्वीप की 132 है, तमिलनाडु की 960 है, पुदुचेरी की 47 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश 973 है, उड़ीसा 476 और पश्चिम बंगाल 157। अब देखिए, ऑप्शन में अगर वो गुजरात ना दे तब किसकी लंबी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी 973 और उसके बाद तमिलनाडु की हो जाएगी 960। ओके, तो 2-3 ऑप्शन जो है आप याद रखिए, क्योंकि वो यही करता है कई बार एग्जामिनर, जो बिल्कुल टॉप का होता है उसको हटा के दूसरे वाला दे देता है। ओके, तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। ठीक है, तो बस ये आप इसमें याद रखिए, लिखा भी गया यहाँ पे। गुजरात की 1214 है, महाराष्ट्र की 652 है। ओके सॉरी, बट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर है। तो उसके बाद तो ठीक है,
अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक और चीज़ क्वेश्चन इस तरीके भी से भी पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तब गुजरात नहीं होगा, आंध्र प्रदेश ही होगा, क्योंकि उसकी 973 है। प्रायद्वीपीय भारत यही लगेगा जो साउथ वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। पश्चिम में पूछ सकता है कि पश्चिम में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन से है, या पूर्व में पूछ सकता है सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन से है। तो पूर्व में आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो केंद्र शासित में आ जाएगा, और राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात है ही। ठीक है, और सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है। तो राज्य में अगर बात करें तो किसकी हो जाएगी, गोवा की हो जाएगी, 101 किलोमीटर। ठीक है, केंद्र शासित में अगर पूछा जाता है तो पुदुचेरी हो जाएगा। ओके, तो वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी में हम पढ़ रहे हैं, भारत के तटीय रेखा वाले राज्यों में सबसे पहले गुजरात, जो कि कच्छ के तट पर स्थित है। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे, गुजरात कहाँ पर स्थित है, कच्छ के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो ये है दमन दीव और महाराष्ट्र, ये कौन से तट पर है, काठियावाड़ तट पर है। गोवा है, फिर इधर बोलते हैं इसको। ओके, इतना याद रखिए। देखिए, गुजरात जो है कच्छ के तट पर स्थित है। उसके बाद जो महाराष्ट्र है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है काठियावाड़ तट पर, काठियावाड़ तट पर। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो गोवा है। गोवा जो है ये कोंकण तट पर है। कौन से तट पर, कोंकण तट पर। कोंकण तट पूछा जाता है कि किस तरफ है, तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक स्थित है कनारा तट पर। किस पर, कनारा तट। केरल जो है ये मालाबार तट पर स्थित है, और तमिलनाडु कोरोमंडल तट। 3 तट जो मेनली पूछे जाते हैं, कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। ठीक है, मालाबार और कोंकण तट जो है एक साइड है, दक्षिण पश्चिम में है, और जो कोरोमंडल तट है ये पूर्व की तरफ पड़ेगा, दक्षिण पूर्व की तरफ। ओके, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। फिर पुदुचेरी और ये दिया गया है आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश जो है ये सरकार तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश है सरकार तट पर, पुदुचेरी नहीं। उसके बाद उड़ीसा जो है ये उत्कल तट पर स्थित है, और पश्चिम बंगाल जो है ये वैगा तट पर स्थित है। ठीक है, वैगा तट। तो ये सारे तट आपको याद रखने हैं। गुजरात कच्छ का तट है, उसके बाद काठियावाड़ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक कनार तट पर है, गोवा कोंकण तट पर है, मालाबार तट पर केरल है, कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु है, सरकार तट पर आंध्र प्रदेश है, उत्कल तट पर उड़ीसा है, और कोंकण तट पर बंगाल है। ठीक है, तो कितने तट हो गए, टोटल 9 तट हो गए हैं। तो पूछा जा सकता है ये भी कि कितने तट हैं भारत में, तो 9 तट जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये यहीं पे बताया गया है कि तटीय रेखा वाले राज्यों में सबसे पहले गुजरात, पश्चिमी दूसरा राज्य महाराष्ट्र के जो कि काठियावाड़ तट पर स्थित है, पश्चिमी राज्य गोवा जो है कोंकण तट पर, कर्नाटक कनारा तट पर, केरल मालाबार पर, तमिलनाडु कोरोमंडल पर, आंध्र प्रदेश सरकार तट पर, उड़ीसा उत्कल तट पर, और पश्चिम बंगाल वैगा तट पर स्थित है। ओके, पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा तीसरा चौथा पुदुचेरी इस तरीके से दिया गया है, दमन दीव लक्षद्वीप है। बात की सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तटीय लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश तथा समुद्री तट कितनी है, 9 है। 9 तट हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी में और पश्चिमी भाग को अरब सागर में कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्या होता है, वो भाग स्थल का जो कि तीनों ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा होता है। भारत में के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा होता है। इसकी स्थिति हिंद सागर के बीच में है। भारत का उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवलित पर्वतों से घिरा हुआ है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी भी कहते हैं, जो कि हिंद महासागर की ओर संकरा है। अंतरीप क्या होता है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, वो अंतरीप कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रायद्वीप भी क्या था, जो तीनों ओर से किससे घिरा है,
पानी से घिरा है। ओके, और ये क्या है, निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, अंतरीप कहलाता है। ठीक है, तो बाकी इसमें ये दिया गया है कि कौन सी किसकी रेखा है। सबसे ज़्यादा जो है वो अंडमान निकोबार है, लेकिन ये राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है। तो ये हमने ऊपर देख ही लिया था। ठीक है, चलिए फिर बात आती है भारत के पड़ोसी देशों की। तो देखिए 3 तरीके से डिवाइड किया गया, स्थलीय पड़ोसी, जलीय पड़ोसी, स्थलीय और जलीय पड़ोसी। यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं वो जो स्थल के द्वारा लगती है वो राज्य है, जो जल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट, और जो दोनों तरीके से, स्थल के द्वारा भी जल के द्वारा भी, वो देखिए। सबसे पहले स्थलीय पड़ोसी देख रहे हैं, तो भारत के कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कितने टोटल? 7, मतलब 7 जो हैं उसके नेबर कंट्रीज हैं भारत की। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम बन जाएगा वो। वहाँ पर कौन कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। और पूर्व में कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर जब हमने मैप पढ़ा था तो यहाँ पर कुछ बांग्लादेश और इधर से पीछे आके म्यांमार। तो पूर्व में बिल्कुल पर्टिकुलर पूर्व में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार है। और उत्तर में कौन सा हो जाएगा? उत्तर में फिर चीन, नेपाल और भूटान हो जाएंगे। ठीक है, जलीय पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो ये तो स्थलीय। अब जलीय की देखते हैं। जलीय पड़ोसी देशों की संख्या भी कितनी है? 7 है। पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है, दक्षिण में समुद्र पार श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। इनसे जलीय मतलब ये जल के द्वारा जुड़े हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दोनों म्यांमार और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये इसके स्थलीय पड़ोसी देश भी है भारत के, ठीक है, और जलीय भी है। तो ये दोनों कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सबसे नीचे जाएंगे जब, तो श्रीलंका है, ये भी समुद्र से जुड़ा हुआ है। फिर मालदीव है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये क्या है? जलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय और जलीय में अगर हम बात करें तो 3 ऐसे देश हैं जो जल और स्थल दोनों के साथ जुड़े हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, फिर आता है LOC और LAC। ओके, इसको देखिए क्या बोलते हैं। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच में एक सहमति रेखा है। तो याद रखिए, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में और LAC भारत और चीन के बीच में है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3917, पाकिस्तान के साथ 30310, नेपाल के साथ 1752, 1458। तो सबसे जो कम सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ओके, बाकी जो है आपको ये अलग अलग ही दिया मिलेगा हर जगह पे, ठीक। बट इसके जो सही आंकड़े हैं, बांग्लादेश 4096 बिल्कुल सही है। चीन के साथ 3488 लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो 3323, नेपाल के साथ जो है 1751 है। तो ये हमने जो ऊपर पढ़ा था वो मैप वाली याद रखिएगा, ये बेशक मत याद रखिएगा इसमें, ठीक है। सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, जो बिल्कुल फर्स्ट पेज पढ़ा था उसमें, इसको हटा ही दूंगी मैं PDF से। चलिए, भारत के पड़ोसी देशों से अलग करने वाली सीमा रेखाएं दी गई हैं। जैसे मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में है, जो कि 1914 में खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसे 1947 में खींचा गया था। और डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिसे 1916 में खींचा गया था। इसके अलावा LOC और LAC मैंने बता दिया आपको। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, LAC भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सीमा पर स्थित राज्य। पाकिस्तान के साथ 4 राज्यों की सीमाएं जो है लगती हैं। किस किस की? ऊपर से अगर हम शुरू करेंगे, बिल्कुल ऊपर पाकिस्तान वहां पर हो जाएगा, किस तरफ? पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम। ओके, तो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। फिर जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे, पंजाब है, पंजाब की लगती है। उसी लाइन पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात, कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरू करते हैं ऊपर से जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। यानी कि जो इस वाली सीमा पर जो राज्य लगते हैं वो चारों के चारों किसको टच कर रहे हैं? पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। तो 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। फिर चीन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है, तो एक तरफ इसके क्या है? पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ इसके चीन है, तो चीन के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इसी सीक्वेंस में जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनके साथ जो है
चीन की सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की लगती है। नेपाल की भी अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे, बाकी देखिए हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। देखिए मैप में कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई देगा ये वाला कुछ एरिया। तो नेपाल जो है ये वाले एरिया पे होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो नेपाल यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से, तो नेपाल जो है सबसे पहले उत्तराखंड को टच करता है यहाँ पे। उत्तराखंड के बाद फिर उत्तर प्रदेश से भी उसकी सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है यहाँ से ये कंप्लीट होकर कुछ इस तरीके से जाता है ऊपर, तो वो नेपाल को टच करता है थोड़ा बहुत, तो उसकी भी सीमा लगती है। बिहार है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट है वो बिहार है, और बिहार के बाद ये वाली जो चीज़ है वो किसकी है, पश्चिम बंगाल की है। एंड देन उसके बाद सिक्किम, सिक्किम बिल्कुल नेपाल है जो यहाँ पे इसके यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है आपको सिक्किम मिलेगा, ठीक है। और इधर सिक्किम जो है, सिक्किम से लगती लगती सीमा जो है ये किसकी है, पश्चिम बंगाल की। वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ऊपर है सिक्किम जो कि नेपाल को टच हो रहा है, ओके। तो ये जो है 5 जो है हो जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम, ठीक है। फिर भूटान की बात करते हैं, तो भूटान किस तरफ है, सिक्किम से आगे की तरफ जब आप जाएंगे, देखिए ये नेपाल वाली लाइन हो जाएगी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम है, उसके बाद भूटान जो है ये वाला एरिया इससे आगे वाला है। तो भूटान की किस किस के साथ लग सकती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इनके साथ तो नहीं लगेगी क्योंकि ये इससे आगे बढ़ चुके हैं। अब सिक्किम की लगेगी क्योंकि सिक्किम इसको टच हो रहा है, फिर पश्चिम बंगाल भी लगेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल भी टच हो रहा है, फिर आगे भूटान के साथ आसाम वाला एरिया जो है, दिसपुर वगैरह ये वाले भी जो है टच कर रहे हैं, तो ये भी जो है इसके साथ हो जाएगी। और साथ में अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल लास्ट में उधर दिखेगा आपको, जो बिल्कुल पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, उसको भी जो है टच करता है भूटान। बाकी आप मैप में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ है थोड़ा सा, तो बांग्लादेश की हमने पहले ही पढ़ चुका है, सिक्किम लगेगा, पश्चिम बंगाल के साथ है, बांग्लादेश की लगेगी वेस्ट बंगाल के साथ, सबसे ज़्यादा उसी के साथ लगती है सीमा, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर असम के साथ भी लगेगी ऊपर, और एक मेघालय भी जो है उसके साथ टच करता है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये भी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के सिर्फ एक के साथ लगती है, वो है जम्मू कश्मीर। म्यांमार की देखिए, म्यांमार की जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनके साथ जो है म्यांमार की सीमा टच करती है, ठीक है। चलिए कुछ फिर जलडमरू मध्य दिए गए हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया किस खाड़ी पर स्थित है, ग्रेट चैनल या स्टेट जो भी है। लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल पर है। मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी जो है पाक स्ट्रेट, ओके। तो ये चीज़ें बस इसमें याद रखिएगा। चलिए भारत के जल क्षेत्र दिए गए हैं, तो वो हमने ऊपर पढ़े हुए थे। प्रादेशिक जल सीमा जो है टेरिटोरियल सी, ये तटरेखा 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक फैला है, और भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार है। फिर आता है कंटीजियस जोन, संलग्न क्षेत्र या प्रादेशिक जल सीमा के अंदर 24 नॉटिकल मील के बीच में स्थित है, ठीक है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार के संबंधित कानून क्षेत्र में लागू होते हैं। अनन्य में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 24 से 200 नॉटिकल के मील है और 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है, ठीक है। ये आगे जलीय सीमा और चैनल देखिए ये दिए भी गए यहाँ पे। भारत और श्रीलंका, इनके मध्य सीमा बनाने वाली कौन कौन है, पाक की खाड़ी है, पंबन द्वीप रामेश्वर में, आदम्स ब्रिज है, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत की ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा बनाता है। भारत और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के कोको द्वीप समूह और भारत के अंडमान उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जो है जलीय सीमा बनाता है। भारत और मालदीव की बात करें तो भारत की मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया, निकोबार, पाक स्टेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। माहिम क्रीक दिया है, ये मुंबई एक पतली निवेशिका है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप और मालाबार तट, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है।
दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन पास 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थिति क्या है। उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है दी गई है कि भारत की स्थिति इनमें से उत्तर और दक्षिण के बीच में बताइए कितनी है। ओके, तो उपयुक्त में से अगर हम देखें तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, जो भारत की स्थिति है नहीं, ठीक है, बिल्कुल 8 डिग्री 4 से 37-17 जो है इसकी स्थिति है। लेकिन आपको ना कहीं कहीं पर 8 डिग्री 4 की जगह 6 डिग्री 4 भी मिलेगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 8 डिग्री 4 दिया गया है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में 6 डिग्री 4 तक भी दिया गया है। ओके, तो वो अब डिपेंड करता है ना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ओके, तो ये याद रखिए, बट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 17 उत्तर तक है। चलिए आप देखिए, फिर है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा। पश्चिम में कौन सा था, गुजरात था। ठीक है, और लेकिन कितना था, 6 डिग्री 7 पूर्व गुजरात। ये जो है सही हो जाएगा। कौन सा, गोहर मोती। यहाँ पे पूर्व क्यों बोला, क्योंकि वो पूर्वी दिशांतर पर स्थित है, ना कि पश्चिम पर। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखिए, गोहर मोती गुजरात में है, ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, भारत की राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए ये IAS प्री एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है, और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है। गुजरात का कौन सा, गोहर मोती। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज़ याद रखिए, एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। तो इनके स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट जो है वहीं पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट के पास ही है, तो बड़ा निकोबार भी इसको बोलते हैं, ग्रेट निकोबार भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सही का चयन करना है हमें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां। और एक और चीज़, भारत जो है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा सकता है, तो 2.4% है। ठीक है, कितना है, 2.4%। देखिए ये स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग जो अधिकृत किए हुए हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। देखिए पूरा जो है दक्षिण उष्ण कटिबंध में नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, और उसके नीचे का भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में है। तो पूरा जो है हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 82 डिग्री 31 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल 30 या 31 पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय जो है माना गया है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो तट रेखा हमने पढ़ी थी, कितने राज्यों की है, 9 है। 9 राज्य कौन कौन से थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल। और अलग अलग तट का नाम भी बताया था, जैसे गुजरात कच्छ तट पर स्थित है, कर्नाटक है जो है कनारा तट पर है, फिर आंध्र प्रदेश है सरकार तट पर, बंगाल है वेगा तट पर, ओडिशा है उत्कल तट पर। तो सारे तटों के नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। समुद्री तट पूछा है तो वो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का सबसे लंबा है। गुजरात के बाद कौन था, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरल, ओडिशा, कर्नाटक, बंगाल और गोवा। ओके, सबसे लंबा तट गुजरात का और सबसे छोटा तट किसका है, गोवा का है। ठीक है, यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारत की तट रेखा कितनी है, तो भारत की
तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और अगर उसमें हम द्वीपों को भी ऐड कर देते हैं तो 7516 हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम और भूटान क्या बांग्लादेश की सीमा से लगा है? तो देखिए असम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल असम जो है इस तरीके से मान लीजिए, इसके ऊपर क्या है, भूटान है, और इसके नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो बांग्लादेश है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में है ये। ठीक है, भूटान और बांग्लादेश के बीच में असम। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा, पूरा नहीं कि पूरा जो है पूरा बीच में नहीं, थोड़ा बहुत जो हिस्सा है इधर दिशपुर वगैरह का ये। ठीक है, तो ये दोनों से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, हाँ वो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल है वो भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा है, तो बिल्कुल लगा है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऊपर जो है सिक्किम है, और वेस्ट बंगाल यहाँ पे नेपाल से भी टच कर रहा है और इस तरफ भूटान से भी टच कर रहा है, तो दोनों से टच कर रहा है, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर बात कर रहा है कि जो मिजोरम है, मिजोरम जो है इधर है मिजोरम, बांग्लादेश, मणिपुर के नीचे। ठीक है, त्रिपुरा के साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ त्रिपुरा, फिर यहाँ पे ये मिजोरम वाला एरिया है, उसके बाद मणिपुर है। ठीक है, फिर मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है इधर, और ये असम वाला हिस्सा है, और असम के नीचे असम, फिर ये बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं पर लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें मिजोरम की, तो बांग्लादेश की सीमा से लगता है ये। ठीक है, और साथ में म्यांमार की सीमा से भी लगा है, तो बिल्कुल लगा है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये लगे हैं, तो तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही हैं, तो 1 2 3 जो है सही है। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है किस तरीके का, तो ये है अध्यारोपित सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, किसके द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये रेखा जो थी किसी एक पक्ष द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसे अध्यारोपित सीमा जो है कहा गया है। ओके, और जो नदी, पर्वत, झील द्वारा जो निर्धारित सीमा है उसको प्राकृतिक सीमा बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद फिर चीन, फिर पाकिस्तान की है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो है वो है त्रिपुरा। ये तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि भारत का एकमात्र राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो राज्य कौन सा है? ओके, तो वो त्रिपुरा, जो त्रिपुरा के तीनों तरफ जो है क्या लगता है, क्या कहते हैं उसे, बांग्लादेश टच करता है। ओके, तो ये याद रखिए। और त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है उनके बीच जो सीमा है वो कौन सी है? 0 डिग्री रेखा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है इन दोनों के बीच में वो कौन सी है? 0 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इसमें, तो त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो देखिए, गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी। उत्तर प्रदेश मैंने पहले ही मना किया था कि उत्तर प्रदेश से नहीं होती है, छत्तीसगढ़ से होती है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, इसके अलावा त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, और एक बंगाल है। ठीक है, 8 जो है राज्यों से गुजरती है। ओके, तो 1 2 4 करेक्ट हो जाएगा। जून माह में किस स्थान पर दिन की अवधि सर्वाधिक होगी? ओके, जून माह में किस स्थान पर दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी? तो दिल्ली में होगी, ये याद रखिएगा बस इसमें। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी स्थान एवं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो ये पूछ लिया, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि गुजरात और किबुथु का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है?
तो कौन सा शहर है जो भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो वो है रीवा। ठीक है, रीवा। ये एमपी मध्य प्रदेश का पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें। ठीक है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्यमान समय में कितना अंतर पाया जाता है? यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यमान सेवा, ग्रीनविच जो मेन टाइम है, तो 5.5 घंटे का, बट यहाँ पे 5.5 घंटे दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो 5 घंटे जो था इन्होंने आंसर माना था, बट मेनली जो पूरा होता है वो 5.5 घंटे ही आगे होता है। बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप 5 घंटे तो ज़रूर लगा के आइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बारी आती है। तो यहाँ पर राजस्थान दिया है, राजस्थान के बाद वैसे एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र होता है। ओके, फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है और कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा 1, 3, 4 और 2। तमिलनाडु मतलब और छोटा हो जाएगा अगर नहीं दिया गया तो इसमें कर्नाटक से हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हरियाणा का भाग, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश। देखिए, दिल्ली से किस किस का भाग लग रहा है? हरियाणा भी लग रहा है, राजस्थान भी लग रहा है, पंजाब भी उत्तर प्रदेश भी लग रहा है, लेकिन पंजाब नहीं लग रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया गया। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किस किस के बीच में? तो पुदुचेरी लगता है इधर तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में। ठीक है, ये मतलब जो है पुदुचेरी को भारत के एक अनोखे केंद्र शासित राज्य की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये मुख्य भूमि के अलावा 3 अलग अलग राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है दमन और दीव के बारे में। ओके, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। नहीं, ब्रिटिश में नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था, ना कि ब्रिटिशों के, तो ये गलत हो जाएगा। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, तो बिल्कुल सही है। ओके, और इसकी राजधानी दमन है, ये सही है। तो ये दोनों पॉइंट जो है सही है, 1 और 2। भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु किस केंद्र शासित में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का तो केप कमोरिन है। इंदिरा कोल जो है ये तो ऊपर है ना लद्दाख में, उत्तरतम बिंदु है ये तो इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये हमने पढ़ी थी, 876 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा है? दक्षिण एशियाई देशों में अगर देखें तो सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, चीन भी देखिए भारत से बड़ा है, लेकिन ये दक्षिण एशियाई देश नहीं है। कौन सा है? पूर्वी एशियाई देश है ये, तो इसीलिए यहाँ पे चीन नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ओके, और इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। और चीन भी बड़ा है, लेकिन ये दक्षिण एशियाई देश न होकर पूर्वी एशियाई देश है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? औसत समुद्र तल तो ये मापा जाता है चेन्नई से। ठीक है, तो चेन्नई से जो है ये मापा जाता है। भारत में संलग्न क्षेत्रमंडल का विस्तार कितना है? तो तट से 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं से जुड़े हैं? तो 3 है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक और है म्यांमार।
ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से जुड़े हैं। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 18। भारत की अगर हम बात करें तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो संख्या 18 हो जाएगी। 2 केंद्र शासित कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। बट जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित है ही नहीं। ओके, तो सिर्फ एक ही है, बट टोटल जो है 18 ही हो जाएंगे तब भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो तब भी लगेगी सीमा। तो टोटल 18 है, बट केंद्र शासित में सिर्फ लद्दाख ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती हैं? ओके, तो कौन कितने हैं? 4 हैं। लद्दाख, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जो 3 के साथ बनाती हैं। तो टोटल 4 हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत तो वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव, ये जो है शामिल है। इसके अलावा भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, लेकिन अफगानिस्तान जो है नहीं है। ओके, ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटते वो है माही नदी। ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरीके से अफ्रीका की कांगो और जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब याद रखिए, देखिए पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो और जायरे नदी, और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे मतलब एक ही नाम है उनका, ये 2 बार काटती है किसको? भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। तो यहाँ पे माही नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर स्थित है वो है रांची। ठीक है। भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। कर्क रेखा और आईएसटी रेखा ये पूछा जा सकता है कि कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में भी एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक। भारत के मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मानक समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो 6 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया भी था। इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है ये उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनें कौन कौन सी है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको 7 बहनें, 7 सिस्टर जो है कहा जाता है। ओके, बंगाल और सिक्किम जो इसमें शामिल नहीं होते, तो ये 7 सिस्टर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। देखिए, भारत की जो भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत नीचे की तरफ जो दक्षिण भारत का भाग है उसमें आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत में किस तरीके की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है? तो आर्कियन युग की। और जो मैदानी भाग है उसमें क्वाटरनरी युग की नवीनतम प्रकार चट्टानों की बहुलता है। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र और तटीय भागों में भी नवीनतम चट्टानों का निर्माण जो है निरंतर जारी है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम स्थलखंड पिंजिया का एक भाग है। कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरण जारी है। यूरेशियाई प्लेट का स्थानांतरण दक्षिण की ओर जारी है। इन दोनों प्लेटों के टकराव से ही किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और ये मुख्य पर्वतदार चट्टानों से निर्मित नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है नवीन पर्वत है, ये माने जाते हैं। ओके, तो वर्गीकरण किया गया है भारतीय चट्टानों का। तो इसमें आर्कियन समूह की चट्टानें आती हैं, जिसमें आर्कियन क्रम और धारवड़ क्रम आता है। पुराण समूह की चट्टानों में कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम है। फिर द्रविडियन समूह की चट्टानें और आर्यन समूह की चट्टानें। आर्यन समूह की चट्टानों में गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप, ट्रेसिरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें जो है आती है। तो ये इनमें से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो होती है सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है। पूछा जा सकता है ना कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी? तो आर्कियन क्रम की। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका जो मौलिक रूप है वो नष्ट हो चुका है, यानी कि बार बार जो रूप चेंज होता है उसके कारण इनका मौलिक रूप जो है वो नष्ट हो चुका है और इनमें जो है जीवाश्मों का अभाव जो है पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसमें आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की है। ये चट्टानें जो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण जो है अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ठीक है,
जो आर्किन क्रम की चट्टानें थी, जो सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है, उनके अपरदन और निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ। कौन सी से? धारवाड़ क्रम की से। यह संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिलों में है। यह चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत व बाह्य प्रायद्वीप भारत दोनों में पाई जाती है और चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धारवाड़ की। इसमें सभी प्रमुख धात्विक खनिज जो है इन चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा, सोना, तांबा, क्रामी, मैंगनीज, सभी जो खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इसमें देखिए क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें तथा इनमें जीवाश्मों का अभाव जो है होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक लाइन बना लीजिए। देखिए, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानें आई। ठीक है, इसमें भी जीवाश्मों का अभाव जो है होता है। ओके, चलिए देखिए, यह चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों का नामकरण हुआ है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर। धारवाड़ किसके था? कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले के। ओके, ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध और इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे गोलकुंडा। ओके, गोलकुंडा में तो ये याद रखिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हीरे की चट्टानों से रिलेटेड हो गई। फिर आती विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका जो निर्माण हुआ वो कुडप्पा चट्टानों की जो थी उनके बाद हुआ है। ये चट्टानें भी परतदार होती हैं और इनमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म के परिणाम भी जो है मिलते हैं। और इस क्रम की चट्टानें सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुरनूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में पालनी श्रेणी और ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी इन क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं। और ये चट्टानें जो है भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है और इनमें कुछ क्षेत्रों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे पन्ना। ठीक है, पन्ना में क्या पाए जाते हैं? हीरे। ऐसे गोलकुंडा की चट्टानें जिसमें हीरे पाए जाते हैं वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से रिलेटेड हो गए। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखिए, इनका निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के बीच में। इन चट्टानों में मछलियां और रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के रूप में पाई जाती है और भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, फिर बात आती है दक्कन ट्रैप की। तो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया का आरंभ हुआ। इसके माध्यम से वे लावा के उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ था, दक्कन ट्रैप का। इसके निर्माण का काल क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है और ये चट्टानें जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं और इन चट्टानों के विखंडन यानी कि टूटने से, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के टूटने से ही किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी का। काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास मिट्टी के लिए। और ये चट्टानें महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो हमने इसमें पढ़ी है वो याद रखिए। ओके, चाहे हीरे की खान से रिलेटेड हो गया, पन्ना की खान हो गया या दक्कन ट्रैप हो गया, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है ना कि काली मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें थी उनके विखंडन से हुआ है। ठीक है, फिर आता है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी जो था निर्माण हुआ और इन चट्टानों का जो विस्तार है ये कश्मीर से लेकर आसाम तक है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में भी ये चट्टानें जो है पाई जाती है और इन चट्टानों की निम्न स्तरीय में कोयला, खनिज तेल और ये सब जो है पाया जाता है। तो ये बस आप याद रखिए कौन कौन सी चट्टानें हैं। आर्किन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है, फिर इनका अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की आई, फिर उसका निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा क्रम की आई, फिर विंध्यन क्रम की आई थी। फिर गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये कार्बोनी फॉरेस्ट से लेकर जुरासिक युग की मानी जाती है। दक्कन ट्रैप जो है ये मेसोजोइक युग की मानी जाती है और टर्शियरी में देखिए इयोसीन युग से ली गई हैं। तो ये अलग अलग युग से भी पूछी जा सकती है कि किस तरीके से ये आई हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट थी ये, इसलिए मैंने इसी में आपको डिस्कस करवा दिया है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। जैसे एचसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछे गए थे, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन जरूर आए थे इसी टॉपिक से। ओके, और भी ज्यादा भी आए हों वो पता नहीं है, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने कराए हैं आपको और मतलब ज़्यादातर पॉइंट्स जो थे वो सारे जो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया ना, उत्तर प्रदेश हो या तटवर्ती मैदान हो, इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चाहे वो विंध्य पर्वतमाला हो, घाट हो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला, सिंधु गंगा के मैदान, भारत के जो दर्रे हो गए, वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी तटीय मैदान है, पश्चिम में हो, पूर्व में हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, पूरा लक्षद्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम पूरा कंप्लीट उसमें हम कवर कर लेंगे।
ठीक है, तो वो भारत का भौतिक स्वरूप जो है हो जाएगा। फिर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचेगा वो भारत की नदियाँ और झीलें बचेंगी, वो भी जो है जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।